गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर आर एल द्विवेदी है। मैं एमडी मेडिसिन हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपसे पैरालिसिस के बारे में चर्चा किया था, और आज के ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे किडनी डिसीज़ के बारे में, या किडनी से रिलेटेड जो भी बीमारी होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या कारण होते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्या डाइटरी रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, क्या डाइट में क्या देना है किडनी पेशेंट के लिए, इन सब बारे में आज के ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं बात करूं यदि किडनी की बीमारियों के बारे में, तो मेनली मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो मेनली किडनी डिसीज दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक AKI होता है, एक्यूट किडनी इंजरी होता है दोस्तों, और दूसरा होता है क्रोनिक किडनी डिसीज। AKI की बात करूं दोस्तों, तो AKI में अचानक से होता है, विद इन हावर्स AKI डेवलप हो जाता है पेशेंट को दोस्तों। और AKI में क्या रहता है दोस्तों, जो किडनी का फंक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम होगा, पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम होगा, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना चालू हो जाता है दोस्तों। और AKI के कॉज की बात करूं दोस्तों, तो AKI के बहुत सारे कॉज होते हैं। मेन कॉज में अपन ये जाएँ तो इन्फेक्शंस, किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट AKI में जा सकता है। दूसरे नंबर पे शॉक होता है दोस्तों, यदि किसी को डायरिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट की किडनी डैमेज हो सकती हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों, कुछ पॉइजनिंग्स होती हैं, पॉइजनिंग की वजह से पेशेंट AKI में लैंड अप हो जाता है, पॉइजनिंग। इसके अलावा दोस्तों बात करें स्नैक बाइट की, स्नैक बाइट का पेशेंट में भी कई बार हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे नंबर पे बात करें दोस्तों, तो AKI का जो पेशेंट होता है, यदि 3 मंथ्स तक यदि रिकवर कर जाता है पेशेंट विद इन 3 मंथ, तो उसको AKI बोलते हैं सर। दोस्तों, आफ्टर 3 मंथ की अवधि में भी यदि पेशेंट रिकवरी नहीं करता है तो पेशेंट CKD में चला जाता है, क्रोनिक किडनी डिसीज़ में चला जाता है दोस्तों। क्रोनिक किडनी डिसीज़ एक प्रकार का इरिवर्सिबल होता है दोस्तों। इसमें पेशेंट की किडनी का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, उसकी संरचना एवं उसकी कार्य क्षमता दोनों ही प्रभावित हो जाती है, दोनों ही कम हो जाती है दोस्तों। इसका जो EGFR होता है दोस्तों, लेस देन 60 ml पर 1.73 स्क्वायर वर्ग मीटर होता है दोस्तों। अब हम यदि बात करें कि कारण क्या क्या होते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज़ के लिए, तो यदि हम बात करें दोस्तों पेरीनेटल कॉज में जाएं दोस्तों, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी की बात करें, जब बच्चा माँ के पेट में रहता तब की बात करें, तो इसमें इम्पॉर्टेंट कॉज है दोस्तों लो बर्थ वेट। ऐसे बच्चे जिनका जन्म के समय ही बर्थ कम होता है, उनको किडनी डिसीज़ होने की संभावनाएं होती हैं। यदि गर्भावस्था के दौरान माँ ने पौष्टिक आहार नहीं किया है या किसी वजह से अच्छे से भोजन नहीं किया है, तो उनकी भी, वैसे भी जो बच्चे पैदा होते हैं दोस्तों, उनकी किडनी कमज़ोर हो सकती हैं, या किडनी की डिसीज़, किडनी की बीमारी हो सकती है दोस्तों। या बात करें दोस्तों पेरीनेटल फैक्टर जो होते हैं, मैटरनल डायबिटीज़, यदि माँ को पहले से डायबिटीज़ है तो ऐसे बच्चों को दोस्तों किडनी की बीमारी हो सकती है। इसके बाद बात करें दोस्तों अदर और जो इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट है इसमें डायबिटीज़ है सर दोस्तों। टाइप 2 डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है, ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है क्रोनिक किडनी डिसीज़ के लिए। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ बोलना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा हाइपरटेंशन सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है दोस्तों CKD, क्रोनिक किडनी डिसीज़ के लिए, किडनी का ख़राब होने के लिए। ब्लड प्रेशर, यदि पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे है, पेशेंट BP की दवाई ले रहा है और उसका BP यदि कंट्रोल नहीं है दोस्तों, तो आगे चल के उसकी किडनी डैमेज हो सकती है। इसके बाद बात करें दोस्तों, कई कोलेस्ट्रॉल यदि तो बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों की भी किडनियाँ डैमेज हो सकती हैं। ओबेसिटी, यदि वजन ज़्यादा है, इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी है, तो ये भी रिस्क फैक्टर हो सकता है दोस्तों किडनी डिसीजेस के लिए। इसके बाद दोस्तों बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट दोस्तों इसमें अपन क्या करेंगे, जो प्रोग्रेशन है
क्रोनिक किडनी डिसीज़ का जो प्रोग्रेशन है उसको अपन रोकने की कोशिश करेंगे ताकि पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े। इसके पश्चात दोस्तों जो क्रोनिक किडनी डिसीज़ या किडनी डैमेज होने की वजह से जो पेशेंट में जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, जैसे कि खून की कमी होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, पोटेशियम की मात्रा का बढ़ जाना, शरीर में पानी भरना, इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट करेंगे दोस्तों कि पेशेंट को किडनी डिसीज़ तो है ही है तो उसको हार्ट में प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए अपन पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे। पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि आपको कभी भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करना है, काउंसिल करना है। यदि पेशेंट CKD में है तो पेशेंट को सलाह देना है कि वो हाथ में फिस्टुला बनवा लें, AV फिस्टुला जिसको दोस्तों बोलते हैं, या डायलिसिस कराने का रास्ता अपन बोल सकते हैं कि जहाँ से पेशेंट की यदि ज़रूरत पड़ेगी तो डायलिसिस होगी। इसमें दोस्तों अपन जो मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में अपन दोस्तों जो मरीज़ का जो प्रोटीन लॉस हो रहा है किडनी के द्वारा उसको रोकने की दवाइयाँ करेंगे दोस्तों। BP यदि पेशेंट का बढ़ रहा है, अनकंट्रोल है तो BP कंट्रोल करेंगे। डायबिटीज़ अनकंट्रोल है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ देंगे दोस्तों। यदि पेशेंट कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहा है, ऐसे कोई ट्रीटमेंट ले रहा है जिसने कि किडनी का नुकसान हो सकता है, उन दवाइयों को बंद कराएंगे। जैसे इसमें कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ अमीनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं दोस्तों जो कि किडनी को नुकसान करती हैं। NSAID NSAID जो कि पेन किलर ड्रग्स होती हैं, पेन किलर दवाइयाँ होती हैं जो कि किडनी को नुकसान कर सकती हैं। कुछ कैंसर की दवाइयाँ होती हैं दोस्तों जो कि किडनी को नुकसान करती हैं, तो ऐसी दवाइयों को चेंज करके दूसरी दवाइयाँ देंगे। इसमें दोस्तों यदि हम बात करें BP की तो ऐसे CKD पेशेंट जिनकी किडनियाँ डैमेज हैं, किडनियों को नुकसान है, उनमें टारगेट BP दोस्तों 130 से कम होना चाहिए। BP 130/80 होना चाहिए। इसमें थाइजाइड्स ग्रुप्स की दवाइयाँ आती हैं दोस्तों, थाइजाइड्स ग्रुप देंगे। ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स जो हैं थाइजाइड्स ग्रुप्स देंगे जो कि पानी जो शरीर में भर रहा है उसको कम करता है। इसके अलावा इसमें लूप डायरेटिक्स जिसमें कि मोस्ट कॉमन ड्रग्स फ्यूरोसेमाइड है दोस्तों, फ्यूरोसेमाइड्स ड्रग्स देंगे जो कि पानी जो ज़्यादा है उस पानी को बाहर निकालेगा। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर ग्रुप्स हैं जिसमें कि मेटोप्रोलॉल, नेबियोलॉल ड्रग्स हैं, ये दवाइयाँ देंगे। डायबिटीज़ की बात करें दोस्तों, यदि पेशेंट CKD का है और उनका शुगर जो है वो बढ़ा रहता है तो अपन ऐसे CKD पेशेंटों में जो टारगेट HbA1c होता है दोस्तों 7 होता है। अपन को 7 से कम नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। ऐसे मरीजों का शुगर कभी भी कम हो सकता है, तो इसलिए इनका ऐसे पेशेंट में जो टारगेट HbA1c होता है दोस्तों वो 7 है। इसमें कुछ स्पेशल ड्रग्स होती हैं दोस्तों, स्पेशल दवाइयाँ होती हैं शुगर की जो कि दिया जाता है। इसमें रोजीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन ड्रग्स होती हैं दोस्तों, या लीनाग्लिप्टिन अपन दे सकते हैं। नया लेटेस्ट मॉलिक्यूल्स दोस्तों जो है SGLT2 इनहिबिटर जिसमें एम्फाग्लिफोजिन या डापाग्लिफोजिन ग्रुप्स हैं ड्रग्स, ये देंगे दोस्तों। जो CKD पेशेंट है दोस्तों इसमें कुछ वैक्सीन्स अपन लगवाना अत्यंत ज़रूरी है, जिसमें कि हेपेटाइटिस B वैक्सीन है दोस्तों। हेपेटाइटिस B वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए ताकि ऐसे पेशेंटों को हेपेटाइटिस B से बचाया जा सके। इसमें दूसरी वैक्सीन दोस्तों न्यूमोकोकल वैक्सीन है जो कि अपन को लगवाना चाहिए दोस्तों। किडनी पेशेंट अल्टीमेटली यदि किडनी की अपन ड्रग्स के द्वारा या मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा पेशेंट को यदि अपन डायलिसिस से नहीं बचा सकते, या पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट का पोटेशियम बहुत बढ़ रहा है, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस बहुत हो रहा है, तो या क्रिएटिनाइन बहुत बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली हमें ऐसे मरीज को डायलिसिस में ही लेना पड़ता है। डायलिसिस के फ़ायदे दोस्तों समझाना चाहिए। डायलिसिस से अपन पेशेंट की लाइफ बचा सकते हैं। डायलिसिस के काउंसिल करना चाहिए पेशेंट को। और डायलिसिस यदि
पेशेंट यदि ट्रांसप्लांट करा सकता है तो ट्रांसप्लांट के लिए काउंसिल करना चाहिए। ट्रांसप्लांट के पश्चात पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, पूरी लाइफ नॉर्मल हो जाती है दोस्तों ट्रांसप्लांट कराने के बाद। ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसकी किडनियाँ डैमेज हो चुकी हैं तो उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूर काउंसिल करना है। एवं मैं कहूँगा कि जो भी उनके परिजन हैं वो आवश्यक रूप से पेशेंट को किडनी दें ताकि उसका जीवन बच सके। इसके पश्चात यदि पेशेंट डायलिसिस में आ जाता है तो पेशेंट डायलिसिस दोस्तों सप्ताह में कम से कम 2 बार डायलिसिस कराना ज़रूरी होता है। कई बार सप्ताह में 3 बार भी डायलिसिस कराते हैं। ऐसे मरीजों में दोस्तों जो पेशेंट डायलिसिस में हैं उनके लिए खान पान का विशेष परहेज रखना पड़ता है दोस्तों। ऐसी डाइट नहीं लेते हैं जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे बनाना हो गया, केला लेने के लिए मना करते हैं दोस्तों। साल्ट नमक की कम मात्रा लेना है ऐसे लोगों को। इसमें कुछ आहार हैं, कुछ आहार में कुछ सब्जियां हैं जो परवल खा सकता है डायलिसिस का पेशेंट, आलू खा सकता है दोस्तों, भिंडी, मेथी, लौकी, तुरई, ये सारी चीज़ें खा सकता है। अनाज की मैं बात करूं दोस्तों तो साबूदाना, उपमा, पोहा, रोटी, इडली, मैरीगोल्ड बिस्किट, ये डायलिसिस का पेशेंट आराम से ले सकता है, इससे लेने से कोई दिक्कत नहीं। फल की बात करूं दोस्तों तो नाशपाती, सेव, पपीता, अमरूद, पपीता, ये सारी चीज़ें खा सकता है। प्रोटीन डायलिसिस पेशेंटों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो प्रोटीन में पनीर, टोफू जिसको दोस्तों अपन सोयाबीन से बनता है टोफू ले सकते हैं, अंडे का सफ़ेद भाग ले सकते हैं, मछली खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, दूध दही खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि डायलिसिस पेशेंट आराम से खा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।